जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगीन संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल पर हम चर्चा कर रहे थे। और ये आधुनिक काल में आपका दूसरा वीडियो है। यानी पहले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकरण और उत्थान में विभाजन करके आधुनिक काल के संदर्भ में उनके जो मत थे उसे व्यक्त किया था उन्होंने। और साथ ही साथ हमने वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाया कि भारतीय हिंदू युग से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अभी हम मूल टेक्स्ट का वाचन नहीं कर रहे हैं, वाचन क्या कहेंगे, मूल टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले आपसे ये कहा था कि हम पहले फैक्ट पे बात करेंगे, ओवरऑल जो तथ्य है आधुनिक काल से उन पे बात करेंगे। इसके बाद जब आप तथ्य आधुनिक काल के तथ्य से परिचित हो चुके होंगे तब हम डॉक्टर नकेंद्र के मूल टेक्स्ट से आपको आधुनिक हिंदी साहित्य को जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी उसको पढ़ाएंगे। आपने देखा था कि किस तरीके से भारतीय हिंदू जी ने जो है विभाजन किया था, तो उसमें भी भारतीय हिंदू युग में देखा गया कि उन्होंने जब प्रकरण एक विभाजन किया जिसको पुरानी काव्यधारा के तहत रखा था, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जो कवि रहे हैं वो ऐसा नहीं कि सब नवीन विचारों वाले ही थे, कुछ ऐसे भी थे जो प्राचीन हमारी परंपरावादी सोच थी या प्राचीन जो एक तरीके से भाषाई शैली थी उन सबको लेके चल रहे थे। और उन्होंने उसी प्रकार जो है विभाजित किया था भारतीय हिंदू युग में कि प्राचीन धारा के तहत, प्राचीन काव्य धारा में कुछ जो कवि थे किस तरीके से उनमें कौन कौन से आते हैं जिन्होंने नवीन पर ध्यान नहीं दिया, प्राचीन को ही लेके चले। और कुछ ऐसे भी रहे जैसे भारतीय हिंदू मंडल के बारे में बताया कि ये लोग प्राचीन और नवीन दोनों का मिश्रण लेके चले। सबकी विषय वस्तु का बात करें तो वो भी अलग रहा, देशभक्ति से प्रकृति प्रेम से अलग अलग चीजें। ऐसे ही आपने द्विवेदी युग में देखा, इन्होंने डिवीजन किया। और द्विवेदी युग में भी आप देखते हैं कि इसी तरीके से जो है इन्होंने बांटा कि कुछ कवि जो है द्विवेदी मंडल के तहत है और कुछ उससे बाहर भी है। और श्रीधर पाठक को आपने देखा था बल्कि इन्होंने बाहर ही रखा था। अब यहाँ पे स्वतंत्र रूप से इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं पंडित श्रीधर पाठक को लेके। खड़ी बोली में द्विवेदी काल में आप देखते हैं पंडित श्रीधर पाठक जो है वो खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी की ब्रज भाषा की कविताएं कहते हैं कि ज्यादा ही सरस, हृदय ग्राहणी और इनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली है। ये किसके बारे में कहते हैं? पंडित श्रीधर पाठक के बारे में, कि खड़ी बोली की जो कविताएं इनकी अपेक्षा पाठक जी की ब्रज भाषा की कविताएं वो ज्यादा ही सरस, हृदय ग्राहिणी और इनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली है। उनके सवैयों में हम ब्रज भाषा का जीता जागता रूप देखने को पाते हैं। ये प्रकरण एक में इन्होंने कहा। एकांतवास योगी, तो एकांतवास योगी इनके संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि उनकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उनकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। तो एकांतवास योगी के संदर्भ में क्या है शुक्ल जी का कहना कि इनकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उनकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के सब प्रकार के स्त्री पुरुष के मर्मों का स्पर्श स्वाभाविक रूप से करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिनकी मार्मिकता अपड़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का घोतक होता है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक ने ही दिया। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उनके रूपों को देखा। इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागनी गाना दूसरी बात। हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। संशोधन भी पाठक जी का अद्वितीय था। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी वैसी कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें नहीं था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल हुए हों या ना,
लेकिन अभिव्यंजना के वाग वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे ना रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम ही देखने को मिलता हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उनके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ ही जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में वो प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं या जो भव्य और सुंदर होते हैं। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत प्रकरण 1 में इनके संबंध में लिखा है कि इनकी पुरानी ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित है, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयास किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। द्वितीय उत्थान से पहले ही वे हरिओम नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयोग समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मज चुकी थी। तो ये किसका कहना है? पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का। प्रकरण 1 में कहते हैं कि इनके संबंध में कि इनकी पुरानी ढंग की कविताएं रस कलश में ही संग्रहित है, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयास किया। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। इस काव्य की बड़ी भारी विशेषता ये है कि ये सारा संस्कृत के वर्ण वित्तों में है, जिनमें अधिक परिमाण में रचना कठिन काम है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत ही अच्छा किया गया है तथा विरह वेदना की अनेक अंतरदशाओं का वर्णन भी यहाँ किया गया है, और किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठ सकती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधे के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। इसकी प्रिय प्रवास कथा वस्तु एक महाकाव्य के अच्छे प्रबंध काव्य के लिए अपर्याप्त है, अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजुल पेसल आदि से चुना हुआ होता है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। उन्होंने अपनी इस काव्य यानी प्रिय प्रवास में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लाड़ी बांधी है कि हिंदी को है तथा क्या दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के बीच सिमट कर रह जाना पड़ा है, पर सर्वत्र ये बात नहीं है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ ये कहा जाता है इनके बारे में, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा गया है कि संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी आपका पूरा असर पड़ा। उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित हुई और बहुत से लोग ब्रज और अवधी आदि का भी मेल कर देते। उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे। उनके द्वारा स्थिर की गई पद रचना की प्रणाली पर मराठी साहित्य एवं विलियम वर्ड्सवर्थ का भी प्रभाव रहा। मराठी साहित्य से उनका परिचय था, जिसके कारण उनका प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कवियों में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी प्रायः गद्य जैसा होता है। बंग भाषा की सी कोमलकांत पदावली उनमें नहीं पाई जाती। इसी मराठे के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद रचना भी शुरू की। हिंदी में परंपरा से व्यवहारतः छंद को स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। वर्ड्सवर्थ के गद्य और पद की भाषा एक ही होनी चाहिए के सिद्धांत का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उनका जोर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब क्या था? ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं, गद्य का। देखिए, एक चीज होता है ना कि इनका जोर क्या था कि गद्य का भी लिखे तो व्यवहारिक भाषा का। परिणाम यही हुआ कि उनकी भाषा बहुत ज्यादा गद्यवत हो गई। साथ ही द्विवेदी जी ने जो है सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट पदों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। उनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मक हुई। उनमें वह लाक्षणिकता, व चित्रमयी भावना और वह वक्रता बहुत कम आ पाई, जो संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। यदि भी हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं रची हैं। गुप्त जी की ओर पहले हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान कब गया? जब उन्होंने भारत भारती निकाला। इसमें मुसद्दे हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई पड़ी। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं,
यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें नहीं था, पर भी बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ गोई से सीधी सादी भाषा में देखने को मिलता। और यह पुस्तक जो था, वे स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय था। इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध की। यद्यपि गुप्ता जी जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं, पर छायावादी रहस्यात्मक कविताओं से प्रभावित हो कुछ गीत इन्होंने भी रहस्यवादियों के स्वर में गाए, जो झंकार में संग्रहित है, पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंतः प्रेरित प्रवृत्ति नहीं है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया या प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। देखिए इनके बारे में क्या कहा गया कि जो गुप्त जी हैं वास्तव में ये सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया या प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गुप्त जी की प्रतिभा का सबसे बड़ा विशेषता क्या है? कालानुसरण की क्षमता, यानी काल का अनुसरण करना, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखिए, साकेत है, यशोधरा, इनके दो बड़े प्रबंध हैं। एक तो साकेत है, दूसरा यशोधरा। दोनों में उनके काव्य तत्वों का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है, यानी प्रबंध व्यवस्था उस रूप में नहीं है। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए, यानी इस तरफ ध्यान नहीं गया किसी का। तो साकेत और यशोधरा तो दोनों में ही देखिए काव्य तत्व तो पूरा दिखता है, बड़े प्रबंध काव्य भी हैं, लेकिन साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुआ कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए। इसमें वर्णित वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक व्यक्तित्व वाले गीत दोनों ही रखे हैं। रामायण की भिन्न भिन्न पात्रों की परंपरा प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राज व्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई है। यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है। उनमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंधित पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव व्यंजना प्रायः गीतों में देखने को मिलता है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के बारे में देखिए क्या कहा गया है। आपने इनकी रचनाओं के बारे में मिलन, पथिक और स्वप्न पढ़ा होगा। तो ये तीनों ही इनका खंड काव्य है और बहुत बार एग्जाम में आया कि मिलन किसका है, पथिक किसका है, स्वप्न किसका है। तो ये तीनों ही पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का है और तीनों ही खंड काव्य है। इनकी कल्पना कहते हैं कि ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर जैसे मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर ना बदकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की भावना की है। कल्पित आख्यानों की ओर ये विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाषा सूचित करता है। इन प्रबंधों में नर जीवन जिन रूपों में ढल कर सामने आया है, ये मनुष्य मात्र का मर्मस्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते। भारतेंदु के समय से चली आती स्वदेश भक्ति की भावना को सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय आकर्षक रूप प्रदान किया गया है। उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित है। भारत के प्राय सब भागों में भ्रमण किया, इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी। त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्म पथ पर चलने वाली है। भाषा की इकाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लागू के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। अन्य में देखें तो पंडित रामचरित उपाध्याय इन पर प्रशंसात्मक टिप्पणी करते हुए लिखा है। रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखा, जिसके कई एक प्रसंग सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और वैदग्ध्य के साथ चलती थी। लोचन प्रसाद पांडे इनके संबंध में क्या लिखा है। इनका हृदय कहीं कहीं पशुओं, पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है।
द्विवेदी जी के प्रभाव स्वरूप भाषा गद्य सरल है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की उस समय की रचनाओं में देखने को मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रभाव से लिखने वाले अन्य कवियों की कविताओं के संबंध में बोले तो वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य निबंध के रूप में होती थी। काव्य प्रेमियों को उसमें काव्य तत्व तो नहीं दिखाई पड़ता और ये खड़ी बोली की अधिकांश कविता को तुकबंदी मात्र समझते थे। ये किसके बारे में कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा प्रतिवर्तन रिएक्शन देखने को मिलता है। देखिए, द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि हैं उनके संबंध में लिखा गया है। इन कवियों में से अधिकांश तो दो रंगी कवि थी। जो ब्रज भाषा में तो श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवि सयो या गे पदों में करते आते थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। हिंदी कविता के प्रकृति वर्णन की सीमाओं को रेखांकित करते हुए लिखते हैं। प्रकृति वर्णन की ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ, पर प्रायः वहीं तक रहा जहां तक उसका संबंध मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना से। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर जीवन का विकास हुआ, जिन रूपों से हम बराबर घिरे रहते आए हैं, उनके प्रति ये राग या ममता न व्यक्त हुई जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावता हुआ करती है। प्रकृति के प्राय वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट की काम के समझे गए। जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर नहीं दिखाई पड़ी। राय देवी प्रसाद पूर्ण इनके संबंध में लिखा है कि भारतेंदु, प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। उनकी पदावली कुछ उद्दंडता लिए होती थी। इनका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा, जिनमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो थे वो हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। तो किसके बारे में कहा गया कि भावुक और सरस हृदय हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। उन्होंने लाला भगवान दीन खड़ी बोली में वीरों के चरित्र को लेकर बोलचाल की, कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की, भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते थे। कौन? लाला भगवान दीन। पंडित सत्यनारायण कविरत्न के संबंध में लिखते हैं कि रीतिकाल के कवियों की परंपरा पर ना चलकर वे, यानी पंडित सत्यनारायण कविरत्न जो हैं, इनके बारे में शुक्ल जी का कहना है कि रीतिकाल के कवियों की परंपरा में ना चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। यहाँ पे देखिए प्रकरण जो 4 है, प्रकरण 4 नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं संवत 1975 से शुक्ल जी के समय तक के बारे में बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में 5 प्रकार के कवियों का वर्णन देखने को मिलता है जो इस प्रकार है। वे कवि जो खड़ी बोली कविता जिस रूप में चल रही थी उससे असंतुष्ट होकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें मुख्य थे मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्री नारायण भट्ट। इस कड़ी में श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का उल्लेख भरमात्र हुआ है। पूर्व से चली आती ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्री वियोगी हरि और दुलारे लाल भार्गव का उल्लेख इस कड़ी में हुआ है। द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्यधारा के कवि जिसके तहत ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी, श्री श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप और तुलसीराम शर्मा दिनेश का उल्लेख हुआ है। छायावाद काव्यधारा के कवि जिनमें प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इनके अलावा इस वर्ग के कवियों में मोहनलाल महतो, वियोगी, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचन का उल्लेख भर मात्र है। स्वच्छंद धारा के कवि इस धारा के तहत माखनलाल चतुर्वेदी, शियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरुभक्त सिंह और उदय शंकर भट्ट का भी उल्लेख है। तो यहाँ पे आपको ये शुक्ल जी के द्वारा है कि जो स्वच्छंद छायावाद काव्यधारा है, छायावाद काव्यधारा के कवि में इन्होंने कहा है कि प्रसाद है, पंत है, निराला है और महादेवी। इनके अलावा इस वर्ग के कवियों में मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार, नरेंद्र शर्मा, रमेश्वर अंश। स्वच्छंद धारा के कवि के तहत माखनलाल चतुर्वेदी जी, सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नबी, सुभद्रा कुमारी हरिवंश, रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरुभक्त सिंह
और उदय शंकर भट्ट का उल्लेख है। इसके इतर इस प्रकरण में भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग के साहित्यिक योगदान का भी विश्लेषण है। साथ ही खड़ी बोली में शिल्प और शालीगत बदलाव का भी रेखांकित किया गया है। छायावाद की चर्चा के क्रम में कलावाद या विवेचनावाद आदि के प्रभावों की भी चर्चा देखने को मिलते हैं। बदलती परिस्थितियों में देखें तो तृतीय उत्थान में आकर परिस्थितियां बहुत कुछ बदल गई हैं। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव में राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को हो स्वतंत्रता देवी की बेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदाय को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में भी चलने वाले आंदोलनों के मेल मिलाए गए, जिसे क्षोभ की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोग की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नबीन माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित होते चले गए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते हैं जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यूरोप के देश जब बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया, तब मजदूर आंदोलनों की नौबत आई। यहाँ भी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा में कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गए। जो कुछ हो, इन आंदोलनों का तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ। जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई है। सब बातों में यदि देखें तो सब बातों में परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत, ये नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी जिसका व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करते हैं। ये सभी विचार आप देखेंगे कि शुक्ल जी के ही विचार है। खड़ी बोली पर विचार करते हुए शुक्ल जी का कहना, अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत उन्होंने किया कि हिंदी में जो खड़ी बोली है उसके पद प्रवाह के लिए तीन रास्ते मिले। एक रास्ता तो उर्दू या फारसी की बाह स्थिति को, एक संस्कृत के वृत्तों का और एक हिंदी के छंदों का। प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ, वह हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं। संस्कृत की वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह स्वच्छंद होकर नहीं चल पाता। संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। तात्पर्य यह कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मजने की संभावना भी दूर ही होती है। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मांझना तभी कहा जाएगा जब पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो, वाक्य सफाई के साथ बैठे तथा वह हिंदी के प्रचलित छंदों में स्वाभाविक गति से खप सके। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उनकी प्रकृति की पूरी फर्क है। हिंदी भी एक भाषा ही है जो आते जाते या आते आते आती है। नवीन छंदों के प्रयोग तथा अतुकांत रचनाओं के संबंध में शुक्ल जी ने आपत्ति नहीं की, किंतु छंद मुक्त कविता को निराला से जोड़ते हुए उस कवि वाल्ट हिटमैन की नकल को कहा है उन्होंने। पद व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों के अनुकरण का ही परिणाम है। हमारे यहाँ संगीत में बधी राग रागनियों पर यूरोप में कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मैत्री चलाया करते उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में फिर हिंदी में हुआ। इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं, वस्तु विधान और अभिव्यंजना शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई, जिसे हमारा काव्य अनेक रूपता की ओर बढ़ा है।
किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, अतः काव्य तत्व यदि बना रहे, तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो भारतेंदु युग है, काव्य को देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रह गई। तो ये क्या कहा गया कि भारतेंदु युग के समय में कि काव्य को देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रही। इसमें ना तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलट फेर की प्रबल कामना का वेग। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। इसमें अतीत गौरव का स्मरण और वर्तमान हास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजों के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना। इसे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर प्राय मिल पाया। देश की दुर्दशा का प्रधान कारण राजनीति समझते हुए उद्धार के लिए एक कवि भगवान को पुकारते मिलते हैं, सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अलावा काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में नहीं हुआ। भाषा ब्रजभाषा ही रहने दी गई और उनकी अभिव्यंजना शक्ति का विशेष प्रसार भी नहीं हुआ। काव्य को बनी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता दिखाने की भी प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। द्विवेदी युग द्वितीय उत्थान में आप देखें तो द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन लाने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नानत्व प्रधान समझते रहे और छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उनका अनुगामी रहा। द्विवेदी जी का कहना है कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है तथा कविता के बिगड़ने और उनकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात भी पड़ता है। ये देखिए, द्विवेदी जी का कथन है कि तुले हुए शब्दों में कविता करने, अगर आप कोई कविता कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी ये सीमा है, इससे बाहर नहीं क्रॉस कर सकते, तो तुले हुए शब्दों में अगर आप कविता करने बैठ गए तो कंट्रास्ट आदि ढूंढने का विचार स्वातंत्र तो एक तरीके से आपको बाधा में बांट देगा, मतलब वो बाधा उत्पन्न करेगा। आप बहुत ही स्वतंत्र उन्मुक्त विचार से कुछ लिखो। रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हो, कोई भी चीज आप लिख रहे हो साधारणता वो चाहे गद्य निबंध के रूप में ही हुई है, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे ना आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ। द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह नहीं था। इस प्रकरण में वर्णित पहले प्रकार के कवियों मैथिली सरल गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि के संबंध में लिखा है कि ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उनके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता मैथिली सरल और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के संबंध में लिखते हैं कि हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रजभाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इस काल में भी चल रहा है तो वर्तमान भाव को अपने में ग्रहण कर ले, परिष्कार करे। समय बदल रहा है, समय के साथ वो भी ताल में ताल मिला के चले, उसे चलती ब्रजभाषा के अधिक मेल में लाना ही होगा। ये शुक्ल जी का कहना है ब्रजभाषा को लेके। या आप परंपरा को लेके चलना चाहते हैं तो हम छोड़ने की बात कहाँ करते हैं, समय के साथ तालमेल मिठाओ। और द्विवेदी काल में जो खड़ी बोली है उसकी काव्य धारा के संबंध में शुक्ल जी ये लगते हैं कि जो द्विवेदी काल में खड़ी बोली था, तृतीय उत्थान में आकर ये काव्य धारा कल्पना अतीत भावाविष्ट अभिव्यंजनात्मक हो गया। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता थी। और खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मजी, किसके भी किस धारा, मतलब वास्तव में कब ये मजी है, द्विवेदी काल में। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती, हमारे यहाँ के प्रचलित छंद या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार।
ज्ञान और काव्य का संबंध क्या है? ये बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान काव्य ही के संचरण के लिए रास्ते खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थभूमियों की ओर बहेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर ना बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने नहीं आएंगी। अनूप शर्मा के संबंध में लिखा है कि भाषा के सरल प्रवाह के अलावा इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप से रखकर काव्य भूमि के भीतर ले आए हैं। जगत के इतिहास विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचता है वहां तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। आगे कहते हैं कि जगदम्बा प्रसाद हितैषी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती तो उसे रूखी और नीरस कोई नहीं कहता। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कविता में छायावाद का उद्भव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता तथा ईसाई संतों के छायाभास के प्रभाव स्वरूप माना है, जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चला था। छायावादी कविताओं का संबंध बांग्ला से जोड़ते हुए वे लिखते हैं, ईसाई संतों के छायाभास फैंटस्माटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद सिंबलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बांग्ला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी। यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बार ही झुक पड़े। कई कभी एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद को ही एकांत ध्येय मानकर चल पड़े। चित्रभाषा या अभिव्यंजना पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। इस बदे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। छायावाद को हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास न मानते हुए लिखते हैं, या अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था। इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों को इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बांग्ला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। दो अर्थ में, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कहना। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रक्रिया का प्रदर्शन हम छायावाद में प्रयुक्त भाषा और शैली पर देख सकते हैं। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ती है। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम ये हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मदमयी कल्पना को साध्य मानकर चल पड़े। छायावाद की सीमाओं को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी ने ये लिखा है कि शैली की इन विशेषताओं की दुराह रूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। उनका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसार उन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेम उद्गार तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बदल गई। समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान नहीं रहा। छायावाद के बारे में देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद का जो रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बांग्ला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसमें आंदोलित हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। न कोई आंधी था, न कोई तूफान, न कोई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात।
न उसका आहतनाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया हो या दिया जाता रहा हो। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की कल्पना और संवेदना के अधिक योगी। तात्पर्य ये है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ साथ नई नई अर्थ भूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। इस प्रकरण में छायावाद पर कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि काव्य आंदोलनों के प्रभाव की चर्चा शुक्ल जी ने की है। उन्होंने कलावाद और अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में क्या लिखा है? कुछ दिनों कलावाद की धूम रही और कहा जाता है कला का उद्देश्य कला ही है, इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं, उसकी दुनिया ही और है। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है, कभी एक प्रकार का रहस्यदर्शी सियर या पैगंबर है। अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया है कि काव्य में वस्तु या वर्ण विषय कुछ नहीं, जो कुछ है वह अभिव्यंजना के ढंग का ही अनूठापन है। इन वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया है जिस प्रकार बेल बूटे या नक्काशी का कभी कल्पना प्रत्यक्ष जगत से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कभी सौंदर्य भावना के मन में झूमने वाला एक लोकातीत जीव है। देखिए, छायावाद पर कलावाद और अभिव्यंजनावाद का प्रभाव देखें तो छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप में पड़ता है। कलावाद और अभिव्यंजना का पहला प्रभाव ये दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही वृत्त हुई। दूसरा प्रभाव ये देखने में आया कि अधिक अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक व कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की चित्र विधानी क्रीड़ा के साथ प्रकांठ वेदना और सुख उन्माद आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा हुई। प्रिय के कपालों पर की ललाई, हाव भाव, मधुश्राव, अश्रु प्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रसिक प्रश्वेद गंधयुक्त, चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे। लक्षण शक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ, पर अभी तक कुछ बंधे हुए शब्दों की रूह चल रही है। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारे ईश्वर की अप्सराओं को पर लगाकर खोखाफ की परियों या बिहिस्त की फरिश्ता की तरह उड़वाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल, पूसा, विकच, कालिका, पराग, सौरभ, स्मित, आनंद, अधर पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते हैं। कलावाद के प्रभाव की सीमाओं को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, खैरियत ये हुई कि कलावाद की उस रस वर्जनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहां ये कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है, कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। अब हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है। इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है, पर इसके प्रभाव स्वरूप वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बधी हुई लीक के भीतर सिमट गया है। देखिए, ये जितने भी कहने ये छायावाद के संदर्भ में हो, द्विवेदी युग के हो या भारतेंदु जी के, ये शुक्ल जी के कथन है और शुक्ल जी का देखिए बहुत ज़्यादा ही मतलब आप एक तरीके से वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे छायावाद के बारे में कि छायावाद में प्रभाव, साम्य तथा प्रतीक का क्या मतलब है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, सदृश रूप या आकार का, साधर्म गुण या क्रिया का और केवल सब समय 2 भिन्न वस्तुओं का। इनमें भी सादृश्य और साधर्म ही महत्वपूर्ण है ना। सादृश्य यानी रूप या आकार का साम्य और साधर्म गुण या क्रिया का साम्य। इन दोनों प्रभाव साम्य छिपा मिला गया, जो प्रभाव साम्य और छिपा मिलेगा। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव शाम पर एक विशेष लक्ष्य रखकर आगे चलता है। कहीं कहीं बाहरी सादृश्य या साधन में अत्यंत अल्प या न रहने पर भी अभ्यंतर प्रभाव सामने लेकर अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया गया है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर प्रतीक व सिंबलिक होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके घोतक, उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधु, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुर के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या कांतिमान के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अलंकार, अंधेरी रात, संध्या की छाया, पतझड़
अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की विशेषता है। हिंदी काव्य परंपरा में अनुयुक्ति पद्धति का विचार तो रहा है, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थी। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। इससे उनमें अन्विति कम दिखाई पड़ती है। साम्य भावना की प्राचुर्य हमें देखने को मिलता है। यह साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध के धारणा बधाने वाली अत्यंत अपेक्षित मनोभूमि है। प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गूढ़ या अगूढ़ व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परख कर या न ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा वह मनमाना आरोप मात्र होगा। मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्मस्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्र का कौतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद में आप देखिए प्रकृति चित्रण तथा स्त्री सौंदर्य के अंतर संबंध, तो ऐसा लगता है कि स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते, पर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपका कर करना खेल सा हो जाता है। उषा सुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रतन जड़ित केस, कलाप, दृढ़ निश्वास, अश्रुविनता तो रूढ़ हो गया, करण लेहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पाती। प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधुग्रहण, मधुदान, कामने की घृणा इत्यादि में है। छायावादी कविता में रहस्यवाद पर बात करते हुए कहते हैं कि छायावादी कविता में शुक्ल जी छायावादी कविता के भीतर रहस्यवाद को एक अनिवार्य अंग मानते हैं कि है ही उसमें, और छायावादी रहस्यवाद को वह भारतीय काव्यधारा से अलगाते हैं कि भारतीय काव्यधारा से अलग कैसे है। वो लिखते हैं कि अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रहकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात है कि हमारे यहाँ भी था, वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहस्त्र दल, कमल आदि की भावना के बीच से बड़े संतोष के साथ उद्धत करते हैं। ये सब करने से पहले उन्हें ऊपर कही गई बातों का आशय समझना चाहिए। यह कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर यह सब साधनात्मक है, प्रकृति भावभूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई कभी मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंगमहल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। भारतीय वाङ्मय में काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं, संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य ग्रंथ नहीं है, उनमें इधर उधर काव्य की जो स्वरूप देखने को मिलता वो ऐतिहासिक कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गो साधना, मंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ। रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है। संहिताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। शुक्ल जी छायावादी रहस्यवाद को कबीर के रहस्यवाद से जोड़ते हुए लिखते हैं, कबीर दास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखाए हैं। उसी भावनात्मक रहस्य परंपरा का यह नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर लगता है, और यह बात भी। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक रहस्यवाद के तहत ही रहा। इनका कहना है कि जो छायावाद है, अगर देखिए जहां तक आप कहते हैं कि छायावाद जो है आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। और उसके आगे प्रतीकवाद, चित्रभाषावाद, आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो शैली और विभिन्न पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास देखने को मिलता। वह यह छायावादी कविता जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का जी बहलाने का काम करती रही। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिए उसे अपनी चपलता और भावभंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा कौतुक की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इस ऊंचे नीचे मर्मपथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। आगे देखिए जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, झरना जो कि इनका 1918 में आया, तो झरना 1918 काव्य संग्रह के प्रथम संस्करण के संबंध में
लिखते हैं, झरना की 24 कविताओं में उस समय के नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। किंतु दूसरे संस्करण 1927 में पुस्तक का रूप बदल गया। उसमें आधी से ऊपर 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। आगे कहते हैं कि प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति आप प्रस्तुत विधान, चित्रमय भाषा और लाक्षणिक वैचित्र वाली पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की दूरारूढ़ भावना की। जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए, रमते प्रायः पाए जाते हैं। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, अश्रु, श्वेत, चुम्बन, परिरंभण, लंजा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि रंगरेलियों और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। इसी मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में भी वल्लरियों के दान, कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात पर मंडराते मलिंदों के गुजार, सौरभ हर, समीर की झपक लपक, परागम करंद की लूट, उषा के कपोल पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुराग में परिरंभ, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर शरद घन के सरकते अवगुंठन, मधुमास की मधुमरसा और झूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती है। अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो ये कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यो कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूद कर असीम पर जा रही। आंसू को प्रसाद की पहली विशिष्ट रचना मानते हुए उसके संबंध में लिखा है कि आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्रलंब के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहां प्रेमी की मादकता की बेसुधी भी प्रियतम नीचे से ऊपर आते हैं और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहां हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती है, जहां वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। वह आगे लिखते हैं, वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनकारी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमारी योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की उसकी अपार शक्ति का, और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का विशेषण भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मद तंत्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आवन रहस्यवाद की एक स्वीकृति विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है, यानी कामायनी तक देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक जो रचना है, जैसे प्रसाद जी का ना, तो प्रसाद की रचनाओं पे फिर बात किया गया कि क्या क्या जो है शुक्ल जी का कहना है प्रसाद जी की रचनाओं पे। जैसे उनका लहर, तो लहर काव्य संग्रह है मान लो, तो लहर काव्य संग्रह को कई प्रकार की कविताओं का संग्रह माना गया है। लहर से कभी का अभिप्राय उस आनंद की लहर से भी हो सकता है जो मनुष्य के मन में उठता है और उसके जीवन को सरस करता है। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कहा जा सकता है, और अखिल मानव जीवन को भी। लहर में 4-5 रचनाएं ही रहस्यवाद की हैं, पर इसमें भी उस प्रियतम की आंख मिचौली खेलना, दबे पांव आना, किरण उंगलियों से आंखें मूंदना, प्रियतम की ओर अभिसार करना, ये सब रहस्यवाद की सब सामग्री हो सकती है। कहीं उस यौवन काल की स्मृतियां जिनमें मधु का आदान प्रदान चलता था, कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप ये कहकर बताया गया कि प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं। पर इस पुस्तक लहर से कभी अपने मधुमय जगत से निकल जगत और जीवन के कई पक्षों की ओर बढ़ा है। लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के ही उदाहरण है। लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन के प्रकृत ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। तो वही चीज आप देखेंगे कामायनी। कामायनी किसी एक विशाल भावना को रूप देने के प्रयास का परिणाम है। इसमें उन्होंने प्रसाद जी अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह आनंदवाद
बल्लभाचार के काय या आनंद के ढंग का ना होकर तंत्रिकों और योगियों की अंतर्भूति भूमि पर है। कामायनी में उन्होंने नरजीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिकता वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा किया है। ये तो कामायनी रूपक की भावना के साथ श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति है। और ईड़ा व्यवसायिक तब बुद्धि का ये पूछा जाता क्वेश्चन है कि ईड़ा इसमें क्या है। कवि ने श्रद्धा को, जो श्रद्धा ईड़ा बुद्धि श्रद्धा है, ईड़ा है, मनु है, तो हर एक पात्र अपने आप में वो अलग चीज को दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे श्रद्धा पात्र है या ईड़ा पात्र है, कवि ने श्रद्धा को मृदुता प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली पात्र के रूप में दिखाया है, सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाले चित्रित किया। तो ईड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्ति करती हुई कर्मों में उलझाने वाली दिखती है। कामायनी में चिंता बुद्धिमत या मनीषा का ही रूप कहा गया है, जिससे आरंभ में ही बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। कामायनी के अंत में मनु को त्रिदिक विश्व के प्रतिनिधि अलग अलग तीन आलोक बिंदु दिखाई पड़ते, जो इच्छा ज्ञान और क्रिया कर्म के केंद्र। पहले इच्छा का मधु मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है, जहाँ चिर बसंत का उद्गम भी है और पतझड़ भी है। फिर कर्म का श्यामल लोक सामने आता है, जो धुएं सा धुंधलाता है, जहाँ भर विश्राम नहीं है और संघर्ष और विफलता का कोलाहल। सबसे पीछे ज्ञान चिता आता, जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है, सुख दुख से उदासीनता रहती है, यहाँ केवल प्राप्य भी मिलता है, तृप्ति नहीं मिलती। अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है। इसमें इच्छा कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग, में केंद्र आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर ना मिला ही जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग है, अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है। ग्रंथ के अंत में आप वही देखते हैं कि हृदय है, बुद्धि और कर्म इनके मेल हो जाते हैं, सामंजस्य हो जाता है। अपने कई निबंधों में जगत के वर्तमान अशांति और अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव ये कह चुके हैं। तो कामायनी में आपको सामंजस्य का स्वर दिखता है। श्रद्धा ईड़ा के मध्य श्रद्धा को श्रेष्ठ दिखाने के संबंध में लिखते हैं कि श्रद्धा जब ईड़ा से कहती है सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय, तो क्या श्रद्धा के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता कि रस पगी रही बाई ना बुद्धि। जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई है, तब एक को दूसरी से शून्य कहना और दूसरी को पहले से शून्य ना कहना गड़बड़ में डालता है। पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि के एकांतिक मधुर भावना के अनुकूल नहीं थी। यहाँ पे देखिए जो शुक्ल जी है ना, हर एक चीज को मतलब कि आप कह सकते हैं इतना डेप्थ में उन्होंने एनालिसिस किया है चीजों को लेके। अब श्रद्धा करुणा दया आदि की प्रवृत्ति का कही गई। दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना ही करुणा है। करुणा क्या है? दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना। शुक्ल जी की करुणा का हृदय का आधा पक्ष मानते हुए लिखते भी है कि उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मांगलिक विधान के अंग। हृदय के आधे पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भाव की शक्ति छाया के भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है। व्यक्त जगत के बीच उसका आविर्भाव और अवस्थान नहीं दिखाया जाता। विज्ञान द्वारा प्रकृति के दोहन की बात भी कामायनी में आई है। यांत्रिक जीवन को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्गहीन समाज की साम्यवादी बुखार की भी दबी सी गूंज देखने को मिलता ही है। शुक्ल जी कामायनी के विचारात्मक आधार को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से भरा पड़ा है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वास में रागात्मक वृत्ति ही मनुष्य को जीवन में शांति में आनंद का अनुभव चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है और निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्मजाल में फंसाए रखती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। इच्छा कर्म और ज्ञान के सामंजस्य के अभाव में जीवन में विषमता आती है। अंत में कामायनी की सीमा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान नहीं दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढे, श्रद्धा काम लज्जड़ित ईड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बधा गए। अब यहाँ पे ये सुमित्रा नंदन पंत जी पे बात करते हैं, तो हम इनको आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम कुछ जो है आधुनिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं और हो सकता है कि देखिए कुछ चीज़ें समझ में आए कुछ नहीं भी आए, लेकिन आप प्रयास करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ हद तक तो आ रहा है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% एक बार में नहीं होता है। तो आप इनको सुनते रहें, समझते रहें कि क्या आखिर क्या, क्योंकि शुक्ल जी के आप विचार को देखेंगे तो हर एक उसमें चाहे एक ही कवि या रचनाकार को उठाए हैं, लेकिन उनकी रचना धर्मिता पे उन्होंने विशेषकर उन लोगों पे ज़्यादा ही जोर दिया है जो आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधि कवियों के रूप में रहे। तो हम आगे भी इस सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी हम मूल टेक्स्ट पे पहुंचे, लेकिन तथ्य के जितने भी फैक्ट हैं
गाइड से वो अभी आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गईं। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। अब आपको ये बताना कि भारतेंदु युगीन जो है विशेषताओं में कौन सा नहीं रहा। तो प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली दोनों का मिलन बिंदु रहा कि नहीं। आपने शुक्ल जी को अच्छे से ध्यान से सुना तो हो सकता है आप इस चीज को बता पाए। क्या इसमें प्राचीन परंपरा के अनुसार रस, अलंकार, नायका नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं थी। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं थी या नहीं। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा या नहीं रहा। तो यहाँ पे आप देखिए इस युग में खड़ी बोली की काव्य शैली का प्रधान रहा। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का विकास यीशु की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा ये कहना सही नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य विशेषताओं में राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्यानुवाद की परंपरा, प्रकृति चित्रण ये आपको देखने को मिलेगा। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप द्विवेदी युग में प्रदान किया गया। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होता चला जाता है। ये कहना किसका है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना किस विद्वान के प्रति है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का व्यवहार नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होता चला जाता है। ये कहना है भारतेंदु जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। ये कहना उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में कहा है। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। रीति काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। इस काल में मातृभूमि, प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो इसमें आपके हिसाब से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था। तो शांति और विकास की आशा से प्राय साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन बूझे, ये पंक्ति किस कवि की है। यहाँ पे देखिए भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धस भूषे, ये मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में देखें तो कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नहीं अनेक जतन कर भारतवासी रोए, रोहू सब मिल आहू भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखे जाई। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। वे प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामलता, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप जो रचना वो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जबकि शेष 3 रचनाओं में प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है। वंशीधर शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, सोहनलाल। तो यहाँ पे देखिए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु युगीन कवि है। भारतेंदु युगीन अन्य कवियों में प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास है।
वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। ये कहना किसका है? ये कहना किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का। शुक्ल जी के उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार है। घूरे के लत्ता बीने कनातन के डौल बाधे समझदार की मौत भव बात वृद्ध मनोयोग आदि। तो घूरे के लत्ता बीने कनातन के डौल बाधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो यहाँ पे देखिए किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। घूरे के लत्ता बीने कनातन के डौल बाधे मनोयोग वृद्ध भव आदि निबंधों के लेखक प्रताप नारायण जी हैं। ये पंक्तियां यूपी पीजीटी में पूछी गई हैं कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। तो हमारे कवियों के ऐसे भी दिन देखने पड़ते थे कि कहना पड़ता था कि 8 महीना बीत गया, अब तो कुछ जो है पत्रिका वगैरह चलाने के लिए दान दक्षिणा दे दीजिए। तो ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, इनकी उक्ति है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल के कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक इनमें कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इसको किया गया पुनर्जागरण काल के नाम से। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल से नाम से अभिहित किया गया। जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया गया है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये है भारतेंदु जी की। निज भाषा उन्नति है, ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। और भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, हिंसा नाम होती, पाखंड, विडंबन, सभी इनकी ही रचनाएं हैं। लास किस भाषा का शब्द है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, ये तुर्की में है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शुक्ल जी ने इनका नाम दिया है अपनी रचना में, पंडित अंबिका दत्त व्यास है। जीआईसी प्रवक्ता का क्वेश्चन है बिहारी बिहार। ये पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है बिहारी बिहार। अंबिका दत्त व्यास की रचनाओं में पावस 50, सू कभी ससई, हो होरी, जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन परखू आदि है। बिहारी रीतिकाल के रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवि है। इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी ससई है। राधा चरण गोस्वामी की रचना नौ भक्त माल है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है पुनर्जागरण काल। प्रश्नगत विकल्प के अनुसार अगर देखेंगे, भारतेंदु युग को जो है पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा का काल है। आचार्य शुक्ल ने 1868 से 93 तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नवजागरण काल, दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग, फ्रांसीसी इतिहासकार मिस्नेट ने सर्वप्रथम रेनेसा नाम भी दिया है। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो भारतेंदु युगीन लेखकों में कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, है ना। और बाकी भारतेंदु मंडल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री चौधरी हो गए, प्रेमगन हो गए, ठाकुर जगमोहन हो गए, राधा कृष्ण दास हो गए, राधाचरण गोस्वामी है, गोविंद गिल्ला भाई भी है। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण, ठाकुर जगमोहन। तो किसका नहीं था? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। शर्मा है, बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि है, जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है, तो कौन से एक नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, बद्री नारायण, प्रताप नारायण, अंबिका दत्त व्यास। तो इनमें से कौन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद भारतेंदु कवि, भारतेंदु युगीन कवि जो है भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बल्कि हरिओद जो है द्विवेदी युगीन रचनाकार है। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युगीन। निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? इनमें से कौन सी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य कृति में नहीं आता? तो वो है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृति है मन की लहर, ब्रडैला स्वागत, लोकोक्ति, शतक हरगंगा, जबकि प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की काव्य कृति। तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।